बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 23 दिसंबर को असम्बलियाँ तहलील करने की हिकमत अमली के हवाले से, जो कि नाकाम होती नज़र आई, और न सिर्फ पंजाब असम्बली बल्कि KPK असम्बली को भी तहलील नहीं किया जा सका। हुकूमत की जानिब से जो दावे थे वो उस तरह तो सच्चे ना साबित हुए, लेकिन फिर भी ये असम्बलियाँ अब 11 जनवरी तक तहलील नहीं की जा सकती, इसलिए कि कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। और चूँकि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही, जिनकी मंशा यही थी कि अभी असम्बली को तहलील ना किया जाए, तो उनकी जानिब से हल्फनामा भी अदालत में जमा कराया जा चुका है कि जब तक कि फ़ैसला नहीं आता या अगली पेशी से पहले जब वो पेशी नहीं हो जाती, उस वक्त तक असम्बलियों को तहलील नहीं किया जाएगा। और इससे कबल ऐसा भी नहीं लगता कि वो एतमाद का वोट ले पाएँ, जिसके बाद यानी अब एतमाद का वोट लिए बगैर वो किसी भी सूरत जो असम्बलियाँ तहलील नहीं कर सकेंगे। नाज़रीन, यहाँ हम आपको सिर्फ ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि एक तरफ तो तहरीक अदम एतमाद पेश की गई थी, दूसरी जानिब एतमाद का वोट भी लेने को कहा गया था। बज़ाहिर दोनों चीज़ें देखने में एक नज़र आती हैं, लेकिन इन दोनों चीज़ों में बड़ा फ़र्क है। एतमाद का वोट लेने की सूरत में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को अपने तमाम अरकान को असम्बली में उनकी मौजूदगी साबित करनी थी और अक्सरियत जो है ना वो साबित करनी थी। दूसरी जानिब अगर तहरीक अदम एतमाद को देखें तो उसमें अपोजिशन को अपनी अक्सरियत साबित करनी थी तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करने के लिए। यही वजह है कि पहले हुकूमत ने तहरीक अदम एतमाद दाखिल करा दी और उसके बाद उन्हें समझ में आया कि इससे बेहतर ये होगा, क्योंकि कुछ अरकान असम्बली जो हैं पंजाब के वो मुल्क से बाहर हैं, लिहाजा एतमाद का वोट लेने के लिए कह दिया जाए, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग क़ाफ के लिए तकरीबन नामुमकिन होगा। और यही वजह है कि स्पीकर पंजाब असम्बली ने फ़ौरन जो तहरीक अदम एतमाद थी उससे कबूल कर लिया और उस पर कार्रवाई शुरू करने का कहा। और दूसरी जानिब उनका ये भी कहना था कि जी चूँकि तहरीक अदम एतमाद आ चुकी है, इसलिए अब एतमाद का वोट लेने की कोई हैसियत नहीं रह जाती। नाज़रीन, दोनों सूरतों में या तो तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाए या एतमाद का वोट ले लें, उस सूरत में चौधरी परवेज़ इलाही इस काबिल हो सकेंगे कि वो असम्बलियों को तहलील करने की समरी भेज सकें। लेकिन अब भी ऐसा नज़र आता है कि शायद चौधरी परवेज़ इलाही के लिए एतमाद का वोट लेना मुश्किल हो। हाँ, तहरीक अदम एतमाद को शायद वो नाकाम करने में कामयाब हो जाएं। बहरहाल नाज़रीन, क्या इस तमाम सूरत हाल से जो कोर्ट में हुआ और जिस तरीके से हमें चौधरी परवेज़ इलाही के बयानात देखने में आए, क्या इमरान खान की मकबूलियत कम होती जा रही है या हुकूमत किसी न किसी तरह कामयाब हुई? क्योंकि एक तरफ हुकूमत ने गवर्नर के एक डी नोटिफिकेशन के ज़रिए जो है वो वज़ीर आला को माफ़ कीजिएगा अपने ओहदे से हटा तो ज़रूर दिया, लेकिन फिर भी अदालत के फैसले के बाद वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही फिर से हमें काम करते नज़र आते हैं और फ़ाल नज़र आते हैं, जो कि एक तरह से हुकूमत की जो मौजूदा हुकूमत है PDM की, उसकी नाकामी भी है। बहरहाल नाज़रीन, इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया है मोहम्मद काज़िम अली पीरज़ादा, मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम पीरज़ादा साहब, मेरी आवाज़ सुन सकते हैं आप? जी, मैं सुन पा रहा हूँ। जी, पीरज़ादा साहब क्या कहते हैं सर? अब जबकि कोर्ट की तरफ से बहाल भी कर दिया गया चौधरी परवेज़ इलाही को, और अब ऐसा लग रहा है कि शायद वो एतमाद का वोट लेने में या आपकी तहरीक एतमाद को अदम एतमाद को नाकाम बनाने में कामयाब हो जाएं, क्या कहते हैं आप? देखिए, जिस वक्त उन्होंने एतमाद के वोट का अदालत ने एक हुक्म दे दिया और उसके साथ उसको क्लब करके उनको 11 तारीख की पेशी दे दी, उसके बाद अदम एतमाद की तो जरूरत ना रही ना जी, वो तो हमने वापस ले लिए क्योंकि वो इन्फ्रक्चुअस हो गई जिस वक्त जो है उनको एतमाद के वोट का कह दिया गया। अब पहले वो एतमाद का वोट लें, उनको 11 तारीख तक का टाइम दिया गया। अगर उनके, आपने जैसा कि अपने इंट्रो में कहा कि उनके लोग जो है मुल्क से बाहर हैं, तो सर ये हिकमत अमली बनाने में क्या हुकूमत से गलती हो गई? यानी उजलत में आपने तहरीक अदम एतमाद भी जमा करा दी और दूसरी जानिब गवर्नर से जो है ना वो एतमाद का वोट लेने के लिए एक ऑर्डर्स भी जारी करवा दिए। अगर एतमाद का वोट, या शायद मेरे ख्याल में हुकूमत की मिस कैलकुलेशन हुई कि उनको ये समझ में आया कि एतमाद का वोट लेना जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही के लिए ज्यादा मुश्किल होगा बनिस्बत। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो यकदम समझ आया और यकदम पहले पता नहीं था और एक गलती हो गई, ऐसा कुछ नहीं था। उनको दोनों तारीख जमा कराई गई थी कि उनको एतमाद का वोट का भी गवर्नर ने हुक्म दे दिया, गवर्नर साहब ने, ऑनरेबल गवर्नर ने, और हमने अदम एतमाद की तहरीक भी जमा कराई।
लेकिन जिस वक्त उनको अदम एतमाद की तहरीक से पहले उन्होंने एतमाद का वोट लेना था, तो उसके ऊपर वो कोर्ट चले गए। जब कोर्ट ने उनको बहाल किया तो ऑटोमेटिकली टेक्निकली यानी जो है वो इंफ्रस्ट्रक्चर हो गई कि जब तक वो एतमाद का वोट नहीं लेंगे तब तक अदम एतमाद पेश नहीं की जा सकती। तो वो एक कानूनी पहलू था, उसके तहत ही हुआ। कोई ऐसा नहीं है कि ऑल ऑफ सडन एक ख्याल आया, पहले सोचे समझे बगैर ये वो जमा करा दी। जो मुस्लिम लीग नून एक जिम्मेदार जमात है और उसने इस मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े जो है ना, जो आपको इस वक्त जो मुल्क चल रहा है जितना थोड़ा बाकी मानदा जो इन्होंने 3.5 पौने 4 साल में तबाही फेरी, उसके बाद उसका सबब भी मुस्लिम लीग नून ही है। अब इस वक्त मेरे पास यहाँ पे लाइट नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि ये एक ऐसी सूरत हाल है कि फाइनेंशियली मुल्क को पूरी तरह इन्होंने फारिग करके छोड़ दिया था। और आपके सामने है कि अगर हम इनके खिलाफ अदम एतमाद वफाक में ना लाते तो ये मुल्क को डिफॉल्ट करवा रहे थे। और ये श्रीलंका इन्होंने लगाया। लेकिन हुआ था। सर वो अल्लाह ताला ने फिरजाद साहब, सर हम थोड़ा सा भी बात करना चाहेंगे पंजाब के हवाले से। मतलब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो गवर्नर मतलब पंजाब ने जो डी नोटिफाई किया, इस हवाले से पहले ही कहा जा रहा था कि जी ये डी नोटिफाई करना जो है ना, ये अदालत से फ़ौरन ही नॉक ऑफ हो जाएगा और बेहतर यह है कि ना करे। कानूनी माहिरीन का जो इजलास हुआ गवर्नर हाउस में, उन्होंने भी मशवरा दिया कि डी नोटिफाई नहीं करें, ये कानूनी तौर पे चैलेंज हो जाएगा और ये फ़ौरन ही कोर्ट से नॉक ऑफ भी हो जाएगा। फिर क्या वजह थी कि रात के 12-1 बजे 4 बजे का एक डी नोटिफिकेशन का ऑर्डर निकाल देना? कर दूं जी, इसी पॉइंट को ही तो एड्रेस नहीं किया अदालत ने, जिसके लिए हम जो है उसी कानूनी सुकम को दूर करने के लिए हम जो है सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि उन्होंने किस अख्तियार के तहत उसके बारे में कोई फैसला नहीं दिया अदालत ने कि गवर्नर का ये अख्तियार है और उस अख्तियार को कैसे खत्म किया जा रहा है। उसी कानूनी सवाल का तो जवाब नहीं आया जिसके अगेंस्ट हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सर लेकिन गवर्नर का जो इख्तियार है, जो 130 जो क्लॉज है, जो आर्टिकल है आईन पाकिस्तान का, उसमें 7वीं जो शिक है, उसके तहत एतमाद का वोट लेने के लिए गवर्नर ज़रूर कह सकता है, लेकिन उसमें भी रिमूवल ऑफ चीफ मिनिस्टर नहीं है सर। यानी ये वाज़े तौर पे नहीं लिखा हुआ कि गवर्नर जो है वो विद अ स्ट्राइक ऑफ अ पेन वो अपने एक बजुम्बिश कलम जो है वो वज़ीर आला को जो कि इलेक्टेड होता है उसे डी नोटिफाई कर देगा। गवर्नर ने उसको कानून के तहत और आइन के तहत ही, जब उन्होंने चौधरी परवेज दिलाई ने इनकार कर दिया लेने से एतमाद का वोट, और जब वो एतमाद खो बैठे उसके बाद जो है ये उसका जो है सब्सिक्वेंटली इसको ये करना कानूनन ही था जिसके तहत किया गया। और उसी कानूनी सुकम को दूर करने के लिए और उसी सवाल के ऊपर हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद यानी इसको आप लेके सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन सर ये इस नुक्ते पे तो आपकी अपनी पार्टी में भी बड़ी यानी मिक्स्ड राय थी, हम जिसे कहेंगे मिली जुली राय थी। राना सनाउल्लाह साहब की ये उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा इसको फोर्स किया जा रहा था कि गवर्नर पंजाब जो है वो फ़ौरन ही डी नोटिफाई कर दें चौधरी परवेज दिलाई को, जबकि पार्टी के दूसरे मेंबरान या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, क्योंकि मेरी और भी दूसरे रहनुमाओं से अपने प्रोग्राम में भी बात हुई, तो उनका कहना यह था कि जी डी नोटिफाई करना जो है ना वो कोई अक्लमंदाना स्टेप नहीं होगा। तहरीक अदम एतमाद या एतमाद का वोट ना लेना जो है ना, उस सूरत में अगर ये मनसब से दस्तबरदार होते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। एक लीडर ऑफ द हाउस जब हाउस का एतमाद खो बैठते हैं उसके बाद वो वज़ीर आला रह सकते हैं। सर लेकिन ये तो इसी तरह है ना, जैसे इस तरह तो हाउस का एतमाद इमरान खान भी खो बैठे थे, तो फिर सदर साहब के जरिए 58(2)B को एक्साइज कर लिया जाता है जो कि ख़त्म हो चुकी है। तो ये तो एक तरीके से जो शिक कानून से हटाई जा चुकी है, जिसके तहत सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म को फारिग किया करते थे। हम पंजाब की बात कर रहे हैं जैसा कि आपने फरमाया। सर ये बात की गई, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जानिब से यही कहा गया कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने 58(2)B को एक दफा फिर जिंदा कर दिया। उन्होंने ये नहीं कहा, नहीं सर बड़े बाकायदा सर इस शिक की बात की गई। एक मिनट मैं अर्ज कर लूं अगर आप जी फरमाइए सर। उन्होंने ये कतन ये नहीं कहा कि हम ये गवर्नर का अख्तियार नहीं है। उन्होंने ये कहा कि जब इजलास चल रहा हो, उनका वहां पे प्रे ये थी कि जब इजलास चल रहा हो तो उसके अंदर जो है गवर्नर ये कह नहीं सकता।
वो ये कह रही है। और देखें ये इजलास जो है पिछले 4 माह से, फिर इसका मतलब अदम एतमाद का तो जो है वो जो एक आईनी और जमहूरी हक है उसको खत्म कर दिया जाए। 58-2 भी कभी भी जमहूरी अमल नहीं था। जमहूरी अमल वही है जो यहाँ प्रैक्टिस हुआ है, जो वफाक में प्रैक्टिस हुआ है। जमहूरी अमल के तहत ही इमरान खान की जो एक हुकूमत है वो खत्म की गई थी, और ये हुकूमत जो पंजाब हुकूमत है उसको भी उसी कानून कायदे के तहत और उसी आईनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए गवर्नर साहब ने उनको कहा कि आप एतमाद का वोट लें। क्योंकि ये जहाँ पे आपने सुना या सुनी सुनाई बात की बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन आपने अमलन देख लिया कि उनके पास जिस दिन वो बहाल हो गए हैं उस दिन भी उनके पास अपना पूरा नंबर नहीं था, और जो वो उनका दावा है कि हमारे पास 190 वोट है, तो लेकिन वो तो 186 भी नहीं ला सकते, 182-83 भी नहीं ला सकते। 143 से 52 के दरमियान गए उनके पास लोग थे उस दिन असेंबली में। अच्छा सर, अब ये बताइएगा कि कैसे होता है सर ये मुझे बताइएगा कि अब क्या समझते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान सेटलमेंट हो गई है सर? सेटलमेंट हो गई है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ यानी काफ लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान? समझ रहे हैं कि सेटलमेंट हो गई है, इसलिए कि जब यानी सूबाई वजीर हसनैन बहादुर दरिशक के इस्तीफे जो हैं वो भी उसकी भी नामंजूरी हुई है। वो हसनैन बहादुर दरिशक साहब ने एक ऐसे इशू के ऊपर वहाँ बात करना चाहिए जो मेरी इतला के मुताबिक इसके अंदर जो है फाइनेंशियल उनको एम्बेजलमेंट महसूस हुई, उसके ऊपर उन्होंने बात करनी चाहिए। उनको बात नहीं करने दी गई, उनको वो पीटीआई का हिस्सा है, उनको मना लिया गया। ये उनका अंदरूनी मामला है, उसके ऊपर तो मैं नहीं कुछ कह सकता। और हसनैन बहादुर दरिशक साहब का जो इस्तीफा है वो कबूल ना होना या उनका दोबारा वजारत का कबूल कर लेना का उस तो ये इंडिकेट नहीं करता। ये तो एक इंडिविजुअल के साथ बात हुई, ये तो मेंबर ऑफ कैबिनेट थे, लेकिन जो है मेंबर ऑफ कैबिनेट के साथ तो हुकूमत नहीं बनती है। हुकूमत तो बनती है हाउस की एक अक्सरियत के साथ, वो तो सादा अक्सरियत वो खो चुके हैं। ठीक है, तो सर अब सुप्रीम कोर्ट में जब तक लेके जाते हैं, इसको चैलेंज करते हैं उस वक्त तक, या फिर 11 जनवरी तक जब तक इसकी अगली समाअत होती है उस वक्त तक वेट किया जाएगा, और तरीके यानी एतमाद का जो वोट लेना है वज़ीर आला को उसका भी इंतजार किया जाएगा? जाहिर बात है जी, अब तो लॉ अबाइडिंग पार्टी है और जो एक कानूनी, बेशक वो हम समझते हैं कि वो एक फैसला जो कि जिसमें कि बुनियादी सुकून है वो एक पंचायत हो सकती है, लेकिन वो एक कानूनी या आईनी फैसला नहीं है। तो हम बावजूद उसकी जो नेक्स्ट जो उसकी जो कोर्ट बनता है हम वहाँ जा रहे हैं, और अगर उसके अंदर फैसला नहीं आता तो 11 को जो फैसला करेंगे जाहिर बात है उसको मानना पड़ेगा और मानना चाहिए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद काजिम अली पीरजादा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली और रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मोहम्मद काजिम अली पीरजादा हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ एक वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं पंजाब की सियासी सूरत हाल के हवाले से, जिसमें कि अब कुछ अरसे की खामोशी है जब तक कि यानी लाहौर हाई कोर्ट का जो तफसीली फ़ैसला है या उसकी समाअत नहीं हो जाती, या हुकूमत की जानिब से जो प्लान किया जा रहा है कि वो पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ या लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसके बाद ही जो मंजरनामा है वो साफ़ तरीके से सामने आएगा कि आया वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं वो एतमाद का वोट लेते हैं, या गवर्नर का जो नोटिफिकेशन है उस पर अमल दरामद किया जाता है, जिस पे अमल दरामद जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से रोक दिया गया है। मेरा नाज़रीन, इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शेख राशिद, MNA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेख राशिद साहब, क्या हाल है? खैरियत से आप? बस शुक्र अल्लाह जी। अच्छा सर, आपसे हम बात करना चाहेंगे पंजाब की जो सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से। चौधरी परवेज़ इलाही साहब बहाल तो हो गए, और बज़ाहिर लग रहा है कि शायद आप लोगों के दरमियान जो इख्तलाफात पैदा हो गए थे वो भी अब कुछ हद तक दूर हो गए हैं। लेकिन सर, क्या इसी तरीके से ये इख्तलाफात दूर रहेंगे, या फिर से जब एतमाद का वोट लेने के बाद असम्बलियाँ तहलील करने की बात आएगी तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इख्तलाफात रख सकते हैं? देखें, ये इमरान खान साहब का तो एक क्लियर कट स्टैंड था, और ये जो फैसला अब जाके हुआ है, मेरे ख्याल से जिस दिन हमने कौमी असम्बली से रिजाइन दिए थे
उसी दिन ही हमें सूबाई असम्बलियों से भी रिजाइन देके वापस आ जाना चाहिए था। बहरहाल जब इमरान खान साहब ने अब ये फैसला किया सरहद और पंजाब से निकलने का और ये होना था, और 10 दिन का चोरी साहब टाइम मांग रहे थे, फिर 1 हफ्ते का टाइम हुआ। 1 हफ्ते में इन्होंने अपने एतमाद भी पेश किया गवर्नर की तरह। हालांकि तारीख में कभी तरीके से नहीं हुआ कि गवर्नर 1 दिन के नोटिस के ऊपर के किसी सीएम को कि आप एतमाद का वोट लें, और कोर्ट से इसको जो गवर्नर का आर्डर था इसको उड़ना ही था। बहरहाल अब ये कोर्ट ने रिलीफ दिया, लेकिन इमरान खान साहब ने और काफ ने ये मिलकर आज फैसला कर लिया है कि 2 जनवरी को पार्लिमानी मीटिंग बुलाई है, और 11 जनवरी से पहले मुझे पूरी उम्मीद है कि हम एतमाद का वोट ले लेंगे। हमारे पास 187 अरकान पूरे हैं, काफ को मिलाएं तो 197 बनते हैं। और उसके बाद इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि अगर सूबाई असम्बली को तहलील किया जाएगा तो इंशाल्लाह ताला 11 जनवरी के बाद जो भी कोर्ट का फैसला आता है बिल आकर इसको सूबाई असम्बली को खत्म होना और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने हैं। सर तो चले पंजाब असेंबली की सूरत हाल समझ में आती है, हालांकि उसमें भी लोग कह रहे हैं कि 6 दिन का टाइम देना और ये तमाम चीज़ें जो थी इसमें ये तमाम चीज़ें हो जानी थी। अगर असम्बलियाँ तहलील करनी थी तो डायरेक्ट समरी भेजनी चाहिए थी, ताकि हुकूमत को भी ये वक्त ना मिलता कि वो तरीक़े एतमाद पेश करते हैं तमाम चीज़ें, ये तमाम प्रोसेस होता। सर सवाल ये पैदा होता है कि खान साहब के बारे में लोग कह रहे थे कि 23 दिसंबर को असम्बलियाँ तहलील हो नहीं पाएंगी। चले पंजाब असम्बली ना सही, KPK असम्बली तो तहलील कर सकते थे। अब उनकी बात तो कम से कम पूरी होती है। लोग जो कहते हैं जी नहीं खान साहब हो सकता है यू टर्न ले लें, वो नहीं होता। लेकिन जी KPK की असम्बली तहलील करना कोई इतना मसला नहीं था। पहले तो ये फैसला हो रहा था कि पंजाब की और कौमी असम्बली से हमें निकलना। कौमी असम्बली से हम तो पहले ही निकल चुके हैं, बुध को हम एक बार फिर जा रहे हैं और स्पीकर के सामने पेश होंगे। मुझे पहले ही पता है स्पीकर वहां से भाग जाएगा, वो कभी भी वहां पर मौजूद ही नहीं होगा कौमी असम्बली के अंदर। ये इलेक्शन करवाना नहीं चाहते। KPK की असम्बली तहलील करना कोई इतना मुश्किल मसला नहीं है। मसला ये था कि हम चाहते हैं कि बेशक वक्त पूरे पाकिस्तान में जब ये 560-70 सीटें खाली होंगी तो एक किस्म के 70 से 75% सीटों के ऊपर इलेक्शन होगा। और हुकूमत तो ये चाहती है कि ये वक्फे से क्या नाम है 10 सीटों पर इन्होंने इलेक्शन करवा के कौमी असम्बली में भी देख लिया, सूबाई असम्बली में भी देख लिया, और अगर ये KPK में भी अगर कराएंगे तो KPK में के जो पेशावर की हुकूमत है वो दोबारा इंशाल्लाह ताला 2 तारीख से लोग इमरान खान साहब को वोट देंगे। ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, इलेक्शन से भागना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान साहब की जो सोच है वो सोचते कहते हैं अगर एक ही दिन सारी असम्बलियां डिजॉल्व हो और कौमी असम्बली से भी हमारे रिजाइन एक्सेप्ट हो जाए तो हम इकट्ठे मिलकर कौमी सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़े, तो इसमें मेरे ख्याल से वो जो खान साहब का टारगेट है उसको अचीव कर लेंगे। और आज ये सुनने में आ रहा है कि मार्च अप्रैल में अभी भी मैं सुन रहा था शहबाज ज़ैदी साहब का इंटरव्यू कि जो माशी हालात हैं उस माशी हालात को देखते हुए जुम्मे तक कोई बड़ा एक फैसला हो जाएगा। वो माशी तौर पर बहुत ही नीचे जा रहा है, और जो इस टाइम $25 का और इंटरनेट ओपन और मार्केट में रेट का फर्क है, कारोबारी हजरात बहुत परेशान है कि ये मौजूदा हुकूमत इसी तरीके से कायम दायम रही तो मुल्क को डिफॉल्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। इस मौजूदा हुकूमत का जाना ठहर गया और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि इलेक्शन अनाउंस होगा मार्च और अप्रैल में इंशाल्लाह ताला पूरे मुल्क में इलेक्शन होंगे चारों सूबों के। सर अच्छा, अगर मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहूँगा कि आप कह रहे हैं तमाम असम्बलियों को एक साथ ही जो है ना तहलील करना है, ये एक प्री रिक्विजिट रखी हुई है। पंजाब असम्बली में अगर आप नाकाम हो जाते हैं, नहीं तहलील हो पाती, चाहे किसी भी वजह से इख्तलाफात हों, तरीके एतमाद का वोट ना ले पाए, कुछ और हुआ, उस सूरत में क्या करेंगे सर फिर? देखें जी, इमरान खान साहब कौमी असम्बली से पहले भी उनको पता था कि उनकी अक्सरियत नहीं है, लेकिन वो बाहर आ गए, तो सूबाई असम्बली से भी मेरे ख्याल से वो रिजाइन देके बाहर आ जाएंगे। अगर तहलील नहीं होती, मुझे उम्मीद तो पूरी है इस मौजूदा हालात में जो शख्स जो इत्तेहादी मेरे समेत इमरान खान को छोड़ेगा वो जीरो हो जाएगा। इस टाइम लोगों का एक ही नजरिया, लोगों का एक ही एजेंडा, लोग एक दफा फिर इमरान खान को 3 तारीख सीरीज से वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से मुस्लिम 3 तिहाई या 3 चौथाई? 3 तिहाई तो सर 100% हो जाएगी। 3 चौथाई कह लें, आप जो भी कह लें, 100% ही कह लें। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये इलेक्शन नहीं लड़ सकती, ये अवाम को फेस, ये 27 किलोमीटर की हुकूमत है। ये जितने वजीर, मशीर, एडवाइजर 70-80 बने हुए, इनसे पूछे कितना अरसा हो गया ये अपने हल्कों में गए हैं। ये शक्लें छुपा के अपने हल्कों में जाते हैं, ये ना कंपेन कर सकते हैं, ना लोगों ने इनको वोट देना। जिन लोगों ने इन 7 महीनों में बिजली के बिल, रसोई गैस के बिल और अपने बच्चों की स्कूलों की फीसें और जो घी और आटे के प्राइस पे किए हैं, वो कभी भी मुस्लिम लीग नून और इनकी तादी 13 जमातों को वोट नहीं देंगे। लोग शिद्दत से
इमरान खान का इंतजार कर रहे हैं कि जब भी ये इलेक्शन अनाउंस होगा लोगों ने लाइन में लग के इमरान खान को वोट डालना है। और पंजाब की असेंबली अगर खुदा ना खासा तलील नहीं होती तो मेरे ख्याल से इमरान खान से पंजाब जिस तरीके से हमने कौमी असेंबली से अपने रिजाइन दिए हैं, सूबाई असेंबली से भी अपने रिजाइन लेके बाहर वापस आ जाएंगे। सर फिर उस सूरत में क्या केपीके की असेंबली जो है वो तहलील कर दी जाएगी या वहां से भी रिजाइन करेंगे? इन्होंने इलेक्शन करवाने ही नहीं है। ये देखें आप नहीं सर वो है, लेकिन अगर ये देखें ना, ये इतने पॉपुलर होते तो इस्लामाबाद की 100 सीटें थी, उसके ऊपर 125 सीटों का इन्होंने बिल पास करवा के वहां पर इलेक्शन। इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का कैपिटल है, जहाँ पर इनकी हुकूमत है, जहाँ पे CDA है, जहाँ पे इनको पैसों का कोई मसला नहीं, जहाँ पे ये डेवलपमेंट फंड दे सकते हैं, वहां पर 100 में से 70 यूनियन काउंसिलों में इन्होंने कैंडिडेट नहीं दिए। 30 यूनियन काउंसिलों में लोग शेर के इलेक्शन लड़ रहे हैं और बाकी आजाद कैंडिडेट है। और PTI के 100 में से 100 कैंडिडेट हैं जो बैठ के ऊपर इंतखाब में। पीपल्स पार्टी है ही नहीं है। मासवाए वो एक जो 12 को का हल्का है जहाँ पे उन्होंने सिंपल शक्ल दिखाने के लिए जो साबका चेयरमैन सेनेट थे उनका भाई या भांजा भतीजा इलेक्शन लड़ा है और इनको अपनी शिकस्त नजर आ रही है। और ये इस्लामाबाद एक छोटा सा 27 किलोमीटर का इलाका जहाँ पर ये इनको पता लग गया कि शिकस्त इनका मुकद्दर है और वहां से भी भागेंगे। किस तरीके से सूबाई और कौमी असेंबली के इलेक्शन करवाएंगे? अगर इनका वाहिद हल ये है कि जब ये दोनों सूबे और मरकज खाली होगा 570-80 सीटों पर जब जिमनी इलेक्शन होंगे तो इनको लग पता जाएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम की वक्त निकाला। नाज़रीन, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर नेशनल असेंबली शेख राशिद हमारे साथ तो ऑनलाइन मौजूद थे। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम बात करना चाहेंगे एक तरफ तो जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है उसके हवाले से, दूसरी जानिब कराची में जो तरक्याती काम जारी हैं उन पर भी तनकीद की गई है और ख़ास तौर पर जमात इस्लामी की जानिब से भी तनकीद की गई है कि एक तरफ नेशनल स्टेडियम में मैच की वजह से सड़कें जो है वो बंद की जा रही हैं, दूसरी जानिब जो मुतबादिल रास्ते हैं वो तरक्याती कामों की वजह से मुतासर हो रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम को शदीद अजियत का सामना है। इस हवाले से हमने रद्दअमल भी देखा और नासिर हुसैन शाह साहब जो सूबाई वज़ीर हैं उनका रद्दअमल भी आया। उन्होंने कड़ी तनकीद की जमात इस्लामी के जो अमीर जमात इस्लामी कराची हैं हाफिज़ नईमुर रहमान, उनके हवाले से, और उन्होंने कहा कि जी वो शायद सोशल मीडिया पे अपने आप को क्या कुछ समझ रहे हैं, लेकिन उनका ये भी कहना था कि जी अगर हकीकत पे देखा जाए तो हाफिज़ नईम साहब जो हैं वो सियासी तौर पे बिल्कुल फारिग हैं। बहरहाल ये बातें की गई हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के दरमियान। आपको बताते चलें कि एक तरफ जो है वो हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया कि जो मार्केटें हैं वो 8 बजे बंद कर दी जाएंगी और शादी हॉल जो है वो 10 बजे रात में बंद कर दिए जाएंगे ताकि बिजली की बचत की जा सके। तवानाई की बचत से अरबों रुपए पाकिस्तान में बचाए जा सकते हैं। नाज़रीन, इस हवाले से मुख्तलिफ जो ताजिर रहनुमा उनकी जानिब से बड़ा रिएक्शन आया और तकरीबन तमाम ही जो ताजिर तंजीमें हैं उनका ये कहना था कि जी इस तरीके से ताजिरों का मुआशी कत्ल होगा और उनको पूरा हक़ है कि वो अपने कारोबारी औकात में अपने कारोबार को जारी रखें। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इलियास मेमन साहब, तारिक रोड ट्रेडर्स अलाइंस के सदर हैं, हम उनको खुशामदीद करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं जी। इसके अलावा नाज़रीन हमें फ़ोन पे ज्वाइन कर रहे हैं नायब अमीर जमात इस्लामी कराची उसामा रज़ी साहब, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। क्या कहते हैं इलियास मेमन साहब, क्योंकि एक नॉर्मल सर्वे भी कराया गया, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं, लोगों का ये कहना है कि जी अगर मार्केट्स बंद कर दी जाएँ 8 बजे तो कोई हर्ज नहीं है, अगर लोग अस्पतालों में जा सकते हैं जल्दी, अगर लोग स्कूलों में जा सकते हैं अपने बच्चों को लेके जल्दी, तो मार्केटों में क्यों नहीं जा सकते? जब मार्केटें जल्दी बंद होंगी तभी लोग जल्दी आना शुरू करेंगे। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? मुझे समझ में बंद करने से क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर बिजली का बुरान ख़त्म हो जाएगा, 1% भी ख़त्म नहीं होगा। जितने भी मैरिज हॉल है सब जनरेटर पर चल रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसी हॉल नहीं जनरेटर, आपको अंदाजा खुद है। सर देखें 8 बजे से 12 बजे तक एक चीज चलती है, 2 घंटे, इनका तो 2 घंटे का मैरिज हॉल है, 2 घंटे का प्रोग्राम होता है, लंबा चौड़ा प्रोग्राम थोड़ी होता है कोई। अब रेस्टोरेंट वगैरह वो भी चल रहे हैं, 11 बजे तक बाहर चलते हैं। भाई आजकल एक्टिविटी क्या रह गई है, लोग बाहर घूमने जी खाने पीने जाते हैं। और क्या है हमारे कराची के अंदर, आप हिसाब टारगेट कितनी बढ़ गई है, दहशतगर्दी कितनी बढ़ गई है, मोबाइल छीनना, गाड़ियाँ छीनना कितना बढ़ गया कराची के अंदर सबसे ज़्यादा। 99% लोग बाहर के लोग हैं, ये कराची के
के लोग नहीं वैसे है। ही कहा जा रहा है कि इससे अमन अमान की सूरत हाल की वजह से भी 8 बजे मार्केटें बंद होना बेहतर मेरे है। भाई 8 बजे बंद करके क्या मतलब, 8 बजे बंद करने के बहुत उसका सोने की वो दीवारें खड़ी कर देंगे उसमें, सोने के बाद कुछ भी नहीं होगा। हम क्या मांग रहे हैं 11 बजे से लेके 9 बजे तक, हम तो नहीं, हम तो 2 घंटे और रिवर्स हो रहे हैं। हम तो 1 घंटा फालतू मांग रहे हैं। 9 बजे बंद कर देंगे, बंद कर तैयार है बंद सर, करने कभी के लिए। हुकूमत की बात मान भी जाया करें। आप हुकूमत लोग हमेशा हुकूमत इंतजार करते हैं। हुकूमत ताजिब राज कौन सी बात, कराची कमिश्नर को इतना फोन करे, एक दफा भी मेरा फोन नहीं उठाया। नासिर साहब को कराए, सईद गनी आपका प्रोग्राम से कर 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 थक भाई, बैठ के ताजिब बिठा के मसाइल हल करे, बिठा दे सब ताजिब। जुबेर मोती वाले से कल मैं इनकी शादी में मेरी बात, जुबेर भाई ने कहा मेरी बात हो गई, सब कुछ हुआ, बात करी है इन्होंने, हाई लेवल बात करी है। मेरे भाई इससे फर्क पड़ने वाला कुछ, हम तो 1 घंटा मांग रहे हैं, 1 घंटे में क्यों बेस कर रहे हैं? इससे फर्क थोड़ी पड़ इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अच्छा, हाँ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा सर, इससे। अगर फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर 1 घंटे नहीं 1 घंटा बढ़ा दे, हुकूमत के कहना उनके लिए बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा है। एक साथ सब निकलेंगे, इतना ट्रैफिक जाम हो जाएगा, इतनी परेशानी हो जाएगी। पहले भी इनको बता चुके ही है, सब एक साथ निकलेंगे, ट्रैफिक जाम 2 को 12 बजे ऑफिस तो 5 बजे खत्म हो जाता है। 5 6 साहब शार फैसल की अभी हालत देख, कितनी बुरी हालत है। मैं इतनी बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पहुंचा हूँ, मुझे भी 15-20 में आधा घंटा लग गया पहुंचता हूँ यहाँ पे। सर, दुनिया भर में 5-6 बजे मार्केट बंद हो जाती बंद करने में क्या, आप कुछ भी बंद कर दे। नाइट मार्केट्स होती हैं जो खुलती हैं। आप यूरोप चले जाएं, पारिस चले जाएं। यूरोप की मिसाल दे रहे, यूरोप में ऐसा कानून है, यूरोप में ऐसी चीजें हैं, यूरोप में क्या चीज है? वहाँ मार्केट्स होती हैं, वो खुलती ना, खुद मार्केट खुलती है नहीं खुलती। यहाँ तो निजाम ही बिजली का सही नहीं है, यानी कि सबको 5-6 सेकंड अभी भी लोड शेडिंग, 8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। निकला होता है 8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है यहाँ पे। लोड शेडिंग तो खत्म कर दे, सब कुछ खत्म कर दे, मार्केट बंद करने को तैयार है। लोड शेडिंग खत्म कर, लोड शेडिंग की पैसे भी खत्म नहीं हो रही है। बिजली के बिल 4 गुना बिजली के बिल बढ़ा के भेज रही है। किसी चीज में कमी 1% भी किसी ने कम नहीं करी है। ये ताजिब बिरादरी से बैठ के बात करे, कराची कमिश्नर बैठ नासिर साहब बात करें, सईद गनी बैठ के बात करें, वो चैम्बर को बीच में डाले। आप जा रहे जुबैर भाई से बैठ के, जुबैर भाई हमारी चैम्बर में आके बैठ कर, मजीद मेमन हमारी स्मॉल टेबल के सीनियर वाइस चेयरमैन है ताहिया चेयरमैन, उनसे बैठ के बात करें। जब पता तो चले ना, ये तो मालूम करें वन साइड करा रहे हैं, हम तो किसी चीज़ को मानने को तैयार नहीं है, हम अपने हिसाब से ठोक डालेंगे। मेरे पास वफाक की बात करें, वफाक को इसमें पंजाब तो मर के भी बंद नहीं करेगा। आप बताइए मैशियत की कितनी बुरी हाल है, कितना कारोबार तबाह बर्बाद हो गया, 35% भी कारोबार नहीं है। हालांकि कश्मीर में रश इतना लगा होता है। पंजाब से ही तो सारी चीजें हो रही है सर, कैसे पंजाब से, पंजाब वाले तो मानने को तैयार ही नहीं है, तो मर के भी हमारी जो आपस में बात तो करते हैं कि वो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है उनको, क्या रात को धुन क्या, रात को बाजार तो लाहौर का बाजार तो खुल सकता है, वो तो खुलेगा, इस्लामाबाद तो खुलेगा, बस बाजार थोड़ी बंद करने, मॉल वगैरह खुलेंगे। इनको 1 घंटे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 घंटे लाहौर में तो सुबह शादियां होती हैं, दोपहर में शादियां होती हैं, वहाँ शाम को शादी थोड़ी होती है। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि शादी वो सिर्फ दोपहर तक कर देना चाहिए, रात के चक्कर ही खत्म करे। खत्म कर दे। दुकान का भी दोपहर तक उसको बंद करवा दे, इसमें क्या फर्क पड़ता है? यहाँ का वहाँ का, कराची में वहाँ पे लोग बहुत फर्क है। कराची में लोग शाम को ज्यादा निकलते हैं 100%। आप खुद भी सोच लें, आप भी कहा कर मैं सुपर हाईवे गया हूँ, आया था आपने मुझसे, जी क्यों गए? दोपहर में जाए, छोड़ दे। भाई ऐसा नहीं है, निजाम अपने लोग बुला लेते तो मजबूरन जाना पड़ता है। नहीं, मैं हर चीज का निजाम अलग अलग होता है, हर चीज की बात होती है। फिर आप टीवी को बंद कर दो, दोपहर में चला खत्म करे, बिजली बचेगी। अच्छा, आप ये कह रहे थे न्यूज़ चैनल बंद हो जाएंगे, सब बंद हो जाए, लोग घर में बैठ के देखेंगे क्या? मेरे भाई ये कुछ भी नहीं होगा, इसको बैठ के सोच, हम नहीं कह रहे, बैठ के बात कर ले। आपकी बात को नासिर साहब बैठ के बात, सईद गनी करते, कराची कमिश्नर बैठ कर, वजीर आला साहब बैठ के बात कर ले। चलिए सर, आपसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है नायब अमीर जमात इस्लामी कराची उसामा रईस साहब। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, आज बड़ी तनकीद की गई है हाफिज साहब की तरफ से, तरक्याती कामों पे रद्दअमल भी आया है, और एक तरफ तो आप कहते हैं तरक्याती काम नहीं होते, अब जब काम किए जा रहे हैं तो आप कहते हैं जी लोगों को दुश्वारियां हो रही हैं। जी डॉक्टर साहब, बात यह है कि कराची जिस तरह का शहर है और कराची की जिस तरह की जरूरियात हैं, उन जरूरियात को पूरा करने के लिए आपको जदीद दुनिया के जहन के साथ सोचना पड़ेगा। जिस तरह से दुनिया के जदीद शहर आगे बढ़ रहे हैं, नशोनुमा पा रहे हैं, आपको उस सतह के ऊपर जाके चीजें करनी पड़ेंगी। ये तो पता नहीं सन 1940 में, सन 1930 में उन्होंने कोई किसी जगह यूरोप में कोई इस तरह की सड़क देख ली होगी, कोई इस तरह की कोई चीज देख ली होगी, उसको लाके अब ये सन 2022 में यहाँ कराची में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और इस तरह के अनसाइंटिफिक, बहुत ही ज्यादा बगैर किसी रिसर्च वर्क के आप इस तरह से प्रोजेक्ट्स को जो है लॉन्च कर देंगे, लोगों के अरबों रुपए खपा देंगे और लोग उसके नतीजे में मजीद अजियत का शिकार हो जाए। मेरी मुराद ये है, मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ कि इन्होंने ऑरेंज लाइन बनाई है औरंगी टाउन में।
आपसे मैं कह रहा हूँ, आप कल सुबह जाइए वहां पे, अपनी टीम को भेजिए और देखिए कि उस ऑरेंज लाइन में कितने लोग सफर कर रहे हैं। खाली बसें आ रही हैं, खाली जा रही हैं, कोई सेंसलेस बिल्कुल एक जो है उन्होंने उसको बनाया है कि लोग उसके ऊपर क्यों बैठे हैं भाई। तो औरंगी 5 से लेके और बोर्ड ऑफिस के ऊपर वो उसको उतार देती है, वहां से उसके बाद वो क्या करेगा। आपने तो अपना पैसा। देखिए सर, इस तरह ट्रांसपोर्ट के मीन्स तो बेहतर हो रहे हैं ना। देखिए सर, अच्छा डॉक्टर साहब, एक मिनट, मैं पीपल्स बसेस लाई गई आपको शहर में, बेहतर हुआ है, बकिया सारी सड़क चौड़े जो जिसपे यानी जिस ट्रैफिक को जो 95% ट्रैफिक जिस ट्रैक से गुजर रहा है उसको तो आपने पतला कर दिया, और जिस ट्रैक के ऊपर 5% लोगों को भी सफर नहीं करना है आप उसको जो है आपने बीच में जो है चौड़ा कर दिया। वो भी 3 जगह से, उसका कोई ट्रैक ही नहीं है, वो उसी जनरल ट्रैफिक में आ जाता है। आप ये यूनिवर्सिटी रोड है, इस रोड की सबसे बड़ी जरूरत ये थी कि यहाँ पे अंडरपास बनता, कोई लाइट ट्रेन का कोई सिस्टम, इनको जो जदीद दुनिया का जो निजाम है ना सर, ये कोई देहात नहीं है ये। आप उसी जागीरदाराना माइंडसेट के साथ जो है फरसूदा और बिल्कुल ही गए गुजरे दौर की कुछ चीजें आप यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। कराची में जितने बड़े पैमाने पर ये जो है ट्रैफिक होता है और मासिस की ट्रेवल करते हैं, आपको मालूम है यहाँ पे पीक आवर्स में तकरीबन 20+ लाख लोग जो है वो कराची यूनिवर्सिटी रोड के ऊपर सफर करते हैं। ये जो आप बस चला रहे हैं, ये बसें अगर भर के और मैक्सिमम भी चले हैं तो ये सिर्फ 20-22 हजार लोगों को जो है वो सफर की सहूलत फराहम करेंगी। और आपने जो ट्रैक जिसके ऊपर 20 से 25 लाख लोगों को गुजरना है, आपने उसको जो है किल कर दिया, उसको उधेड़ के रख दिया, उसका जो है एक पूरा रूट ही खत्म कर दिया। और लेकिन उसामा रजी साहब, दुनिया भर में जहाँ तरक्याती काम होते हैं वहाँ लोगों को थोड़ी सी तकालीफ जो है बर्दाश्त करनी पड़ती है। आप किसी भी मुल्क में चले जाएं, जिस सड़क पे तरक्याती काम होगा वहाँ, चाहे दुबई चले जाएं, यूरोप चले जाएं, जहाँ पे भी चीजें बनाई जाती। आप दुबई में कंजेस्टेड, दुबई में तो टनल्स बन रही हैं, आप दुनिया में कहीं पे भी जाएं, पूरी दुनिया में जो है अंडर ये जेरे जमीन ट्रेन का निजाम है, लाइट ट्रेन का निजाम है, जो चीजें बनी हुई है। आपका ये रेलवे लाइन की पटरी जो डली हुई है। अच्छा सर, लेकिन मुझे बताइएगा उसामा भाई कि जिस वक्त सिंध हुकूमत की जानिब से बसेस नहीं लाई गई थी, ग्रीन लाइन जो है वो इनएक्टिव थी, उस वक्त आप लोगों की जानिब से कहा जाता था कि सिंध हुकूमत तो बसेस भी नहीं दे सकती। अब जब उन्होंने बसेस भी कराची में नहीं, मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, अगर सिर्फ इसी तरह बसें चलानी है तो भाई ट्रैक बनाने की क्या जरूरत है। हजारों बसें इन्हीं सड़कों के ऊपर पहले भी चलती रही हैं, इस माजी में भी चलती रही हैं। कोई दुनिया में पहली मर्तबा कराची वाले क्या बसें देखेंगे? इससे ज्यादा बसें कराची में, हजारों बसें चलती रही हैं, कभी भी इस तरह की जरूरत नहीं पड़ी कि वहां पे आप मेट्रो बना रहे हैं, लाहौर में आप मेट्रो, और दीगर शहरों के अंदर आप जो है वो ट्रेन सिस्टम बना रहे हैं, मेट्रो बना रहे हैं, यहाँ पे आप ये बना रहे हैं, और उसकी अफादियत क्या है भाई? तो सर अब क्या किया जाएगा? अब ये काम तो जिस वक्त ये इसको पूरे कराची वाले दीवार से अपना सर फोड़ेंगे और क्या करेंगे। उसामा भाई, आप लेट नहीं हो गए काम करते करते? अब तो यानी ये जब तक आपने आवाज उठाई है अब तक तो पूरा ट्रैक आधे ज्यादा उखेड़ा जा चुका है। हमारा जिस वक्त ये काम नहीं डॉक्टर साहब, हमारे 2-3 बड़े मुतालबात हैं, हमने पहले भी ये बात कही थी और ये आज की बात नहीं है। ये 2 महीने से इस पे काम चल रहा है, ये बिल्कुल इब्तिदा में ये ट्रैक छोटा कर दिए गए थे और ये तमाम जो बैरिकेड्स हैं वो रख दिए गए थे। आपको उस वक्त मतलब आवाज उठानी चाहिए थी। अब जबकि आइलैंड को पूरा हटाया जा चुका है, अच्छा खासा काम हो चुका है। सर यहाँ सुन कौन रहा है? हम तो उस वक्त नेमतुल्लाह खान के जमाने से, हमने नेमतुल्लाह खान ने जो है शारे फैसल के ऊपर जितनी यहाँ की जो बड़ी आर्टरीज हैं, उन आर्टरीज के ऊपर जो है वो एलिवेटेड रोड्स का जो है वो प्रोजेक्ट्स उन्होंने लॉन्च किए थे, फिजिबिलिटी बनवानी शुरू की थी। या तो आप एलिवेटेड बनाएं या आप जो है वो अंडरग्राउंड बाईपास उसको बनाएं। ये इन्हीं पतली सड़कों के ऊपर आप ये क्या कर रहे हैं? तो सर अब क्या लाए में इख्तियार किया जाएगा? एहतजाज करेंगे? आप क्या करेंगे? यानी पहले भी आपने एहतजाज करके जो है वो बल्दियाती कवानीन में तरामीम जो है उसके लिए शहर में जिस तरह का लावा, जिस तरह से लोग अजियत से 2-4 होते चले जा रहे हैं, जो लावा पकड़ा है वो तो बहुत ही ज्यादा जो है अजियतनाक है लोगों के लिए, और लोगों का जो टेम्परेचर है वो तो लगता है बॉइलिंग पॉइंट की तरफ जा रहा है। ठीक, अच्छा सर मुझे ये बता दीजिएगा कि ये जो ताजरों के हवाले से या दुकानों और मॉल्स के हवाले से जो हुक्मनामा
अब मुतवक्को है कि जनाब जल्दी आ जाएगा और उसके बाद दुकानें और शादी हॉल्स जो है ना, वो दुकानें 8 बजे और शादी हॉल्स को 10 बजे तक की इजाज़त होगी। आप समझते हैं ठीक है, मुल्क में तवानाई का बहरान है, मईशत का बहरान है, उसमें बेहतर है कि कुछ बिजली बचेगी। जी, इस मुल्क में न तवानाई का बहरान है न दौलत का बहरान है। यहाँ पे इस वक्त भी जो बिजली यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद है वो पाकिस्तान की जरूरत से ज्यादा बिजली मौजूद है। जी, मसला है सिर्फ उसकी मैनेजमेंट का, मसला है उसको उसके लिए बेहतर सिस्टम की फराहमी का। और ये काम हुकूमत कर सकती है, ये काम कोई और नहीं करेगा। लेकिन हुकूमत ये काम करने के बजाय उस ज्यादा बिजली को जो आपके पास मौजूद है, जिसकी आपको पेमेंट्स करनी पड़ रही है, उस बिजली के लिए तकसीम कार का, उसकी ट्रांसमिशन का, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का कोई निजाम बनाने का की जिम्मेदारी ये हुकूमत अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं है। ठीक है, यानी सर आप ताजिर तंजीमों के साथ खड़े हैं, आपकी जमात 100% खड़े हैं। अच्छा, और अगर ऐसा हुक्मनामा आया तो फिर क्या करेंगे, एहतजाज करेंगे या क्या किया जाएगा? सर हमारे मुकद्दर में अगर एहतजाज है तो एहतजाज करेंगे। सर बस आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, मुझे बताइएगा कि अगर 7वीं बार भी कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाते हैं, फिर क्या लाएमल होगा? एक खत पहले ही लिखा जा चुका है, जराए कह रहे हैं कि जी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने सिंध हुकूमत को खत लिखा है, सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि जी हल्का बंदियां हो जाए दोबारा और मरदमशुमारी के बाद इन इंतखाबात को कराया जाए। ये तो देखिए, ये जिस किस्म के ये क्यों नहीं, ये फिर इन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद क्यों किया? इन्होंने पहले ये चीजें मनवाई क्यों नहीं उनसे? पीपल्स पार्टी से बाइख्तियार हुकूमत मनवाई क्यों नहीं? और ये हुकूमत में कैसे शामिल हुए फिर उसके बाद? ये आंखों में धूल झोंक रहे हैं, ये कराची वालों को बेवकूफ समझते हैं, क्या समझते हैं ये? और ये जो चीज, ये अल्लाह का दिया हुआ बुनियादी हक है, जो इंसान का जमहूरी हक है, इज़हार राय की आजादी है। इंसान को सबसे बड़ा हक जो अल्लाह ताला की तरफ से वदियत किया गया है वो उसका इस रुए जमीन के ऊपर हक हुक्मरानी, हक खिलाफत है और उसकी आजादी राय है। ये इन दोनों चीजों के ऊपर टाके डालना है ये फिरौन। ठीक ठीक सर, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया उसामा रज़ी साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, नायब अमीर जमात इस्लामी कराची उसामा रज़ी हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। जी इलियास मेमन साहब, क्या कहते हैं सर आप तरक्याती कामों के हवाले से? क्या तरक्की काम, ये जो ये ऑरेंज लाइन की बात करी तो बहुत अच्छा है सिस्टम ने। अगर जब एक तरफ से जाएगी तो स्पीड से वापस आ सकती है, जैसे अपने यानी कि ग्रीन लाइन नॉर्थ कराची बनाया, हमारे ये जो रेड लाइन बन रही है, रेड लाइन बन रही है, इससे क्या होगा? ये बीच में ट्रैफिक जाम नहीं होगा, इसमें आदमी फौरन 15-20 मिनट आधे घंटे में पहुंच जाएगा। अगर ट्रैफिक में जगह ट्रैफिक जाम, वैसे बहुत हालत ख़राब है ट्रैफिक जाम, ये अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, काम हो जाए मुस्तक़बिल में, इस चीज़ को बुराई नहीं करूँगा। इसलिए कि मैं देखा, अब जो नॉर्थ कराची से गाड़ी चल रही हो, यहाँ तक चलनी 15 से 20 मिनट वहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं लोग। अच्छा, आराम से। लोगों ने अब अपनी बाइक वगैरह बहुत से हमारे दोस्त ये यार ट्रैफिक में गाड़ी लेके इतना फंसना पड़ता है, यहाँ से उड़ता ताई लोग रिक्शे में आ जाते हैं, बेचारे के लिए बहुत आसानी हो गई। जबरदस्त, इस तरह काम अच्छा काम है, काम करे, उसको बुराई नहीं करना चाहिए। जैसे है तंकित करते हैं वो नहीं करना। बसेस का जो सिस्टम, जो इतनी सारी लाल बसेस होना चाहिए बहुत और भी अच्छा इंतजाम होना चाहिए, करना चाहिए। मैं इसे इनकार सफर किया बस में बैठ के? नहीं, मैंने सफर नहीं किया, लेकिन अंदाज है कि अच्छा सफर है। देख के सही लगती है आपको? हमारे बेचारे मुलाजिम आते रहते हैं तो शॉप पे, दुकान पे, बहुत इजी हो गया, आसानी हो गई, इससे फर्क भी पड़ा है। सर क्या वजह, हम अपनी मेंटालिटी क्यों नहीं बदलते? हम बाहर जाते हैं, बसों में सफर कर लेते हैं, अपने मुल्क में नहीं करना चाहते? नहीं करते अपन निज़ाम धर्म भरम है। यहाँ निज़ाम अगर सही बन जाए ना, बसों का निज़ाम सब कुछ बन जाए तो फिर तो बहुत अच्छा निज़ाम है। यहाँ निज़ाम है ही नहीं, यहाँ निज़ाम किसी बहुत परेशान में, कहाँ फंस जाऊँ, किधर रह जाऊँगा, ये बड़ी मसले वाली। हर आदमी ने बाइक रखी हुई है, हर आदमी जिसका दुनिया में बसों में जाते हैं, बाइक भी बसों में बसों होते हैं। यहाँ पे हो सकता है अगर निज़ाम सही हो जाएगा, निज़ाम अभी तक सही है ही नहीं। अगर बाइकों की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग कुछ भी नहीं आ सकता, आराम से टिकट कम करे, मुनासिब करे। आप इतनी बजाय महंगाई कितनी होगी, कर रहे हैं ना मेरे ख्याल में, एडवर्टाइजिंग भी की है बसों पे, उससे एडवर्टाइज तो करने में क्या होता है, अपनी शोहरत के लिए एडवर्टाइज कर रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? एडवर्टाइज करने से फर्क पड़ता है? आम आदमी सोच जिसकी 25,000 30,000 तनख्वाह है, वो तो मर गया, वो तो पूरा ही नहीं कर पा रहा। आज आपकी किसी मीडिया वाले मेरे पास बैठा हुआ था, इलियास भाई मेरा 50,000 का बिल आ गया है, मैं क्या कर सकता हूँ, खुदा का वास्ता कुछ। आप अंदाजा कर ले किस तरह, जिसकी 20,000 तक का, वो कैसे बिल बढ़, 5-7-8 हज़ार का बिल कैसे बढ़ सकता है? हर चीज तो महंगी है, डीजल सस्ता करा, दूध महंगा कर दिया, 10 रुपये दूध पे बढ़ा दिए, क्या करेगा आदमी? इस पे घुसपैठ। अगर ये हुक्मनामा आ जाता है और आप लोगों को मार्केटें जल्दी बंद, इंशाल्लाह मुझे लगता है कि 9 बजे का ही मान जाएंगे।
अंदर 9 बजे तक मान जाएंगे। हमें 9 बजे, इनको भी इतरात ये भी समझ रहे हैं कि 9 बजे तक टाइम सही इससे है। सिंध हुकूमत का मसला नहीं कि वफाकी हुकूमत की जानिब वफाक से सिंध में आपस में है तो एक ही गवर्नमेंट ना, आपस में यहाँ बैठे बात तो एक ही है ना, इससे फर्क क्या पड़ता है। सिंध में बैठे वहाँ उस वक्त इमरान खान की हुकूमत पे वो अलग, वो 10 बजे का ऐलान करते थे, ये 6 बजे का ऐलान करते थे। इस वक्त इस सिंध गवर्नमेंट को पता है, सिंध गवर्नमेंट को पहले छोटे एसएमएस को बैठ के बात करनी चाहिए, हमारे मजीद मेमन को बात करनी चाहिए, अपने जुबैर मोती वाले से बैठ कर चैम्बर को बिठाए, एसएमएस को बिठाए, मैरिज हॉल वालों को बिठाए, सबको सामने बिठा दे अब क्या कर रहे हैं। इस तरह करेंगे उनको आसानी भी हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली नहीं है। 1 घंटे 2 घंटे आगे से पीछे फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा। इनको बैठ के 9 बजे का टाइम सही है, हम 11 बजे दुकान खोलेंगे, 9 बजे बंद कर मैरिज हॉल 11 बजे तक कर दें, बहुत सही है आदमी। और जो इसी दोनों जगह आप चाह रहे आधा 1-1 घंटा बढ़ इस जाए। वक्त क्या फर्क पड़, कुछ भी आप हिसाब करें। 11 बजे ऑलरेडी चल रहे हैं यार मेरे भाई इकबाल भाई, आप डॉक्टर साहब, ट्रैफिक इतना जाम मिलेगा कि आपके खाने के लिए पहुंच ही नहीं पाएगा वहां पे कोई भी। अच्छा, आप पहुंच ही नहीं पाएगा। ट्रैफिक लंच बॉक्स सिस्टम कर लेंगे, जरा कर लेंगे, पहले करा था ना, इससे क्या फर्क पड़ता है। इस पे क्या हुआ, सब कमीशन पुलिस वालों के सबके भत्ते बन जाएंगे, इसमें यही होगा खामोशी से काम करो, वो पैसे भी हमसे ले जाएंगे कि आप इतने पैसे बढ़ो, 1 घंटा 2 घंटा आराम से काम करो। लेकिन इस पे सिंध गवर्नमेंट को सोच बैठ के बात करनी चाहिए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया इलियास मेमन साहब, आपने प्रोग्राम के वक्त निकाला। नाजरीन, तारिक रोड ट्रेडर्स अलायंस के सदर इलियास मेमन हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।